हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का AMIS स्टडी सर्किल के प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं नीरज। आज का हम लोगों का जो ये क्लास है वो पॉलिटी पर एक एनालिसिस वाली क्लास है। अभी जो हमारे नवीन सर हैं उन्होंने हिस्ट्री और हिस्ट्री के अलावा 2-3 सब्जेक्ट हैं जिस पर एनालिसिस वो कर चुके हैं। आज का जो ये है आपका पूरा विश्लेषण वो पॉलिटी पर है। अब पॉलिटी पर क्या है कि पॉलिटी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि जो हर साल पेपर होता है ना, तो आप समझिए कि 18 से 20 क्वेश्चन पॉलिटी से आना अनिवार्य है। तो पॉलिटी का तो वेटेज वैसे भी है, तो 2-3 सब्जेक्ट हैं, आप लोगों को उनमें ध्यान रखना है। देखिए, एक है पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इन 2 सब्जेक्ट से समझिए दोनों से मिलाकर के 40 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपने इनको इतना कवर कर लिया, देखिए लास्ट ईयर का अगर आप कट ऑफ देखेंगे, 2025 का अगर आप लोग कट ऑफ देखेंगे, तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था 47 क्वेश्चन। ये मैं राउंड फिगर में बता रहा हूं, ठीक है ना। अगर इन 2 सब्जेक्ट में पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में अगर आप 2 सब्जेक्ट और ऐड कर लेते हैं, यानी कि यदि आप इसमें हिस्ट्री वाला ऐड कर लें, उसके अलावा इसमें कर लें आप किसका, पर्यावरण वाला, इन्वायरमेंट वाला सेक्शन अगर आप लोग ऐड कर लें, तो ये टोटल हो जाता है बढ़ करके, आप इसको अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं 60 क्वेश्चन, जो कि आप कट ऑफ के आप बहुत क्लोज, क्या आप तो प्री क्वालिफाई कर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो नवीन सर हिस्ट्री का क्लास तो स्टार्ट कर ही चुके हैं। मैं आज एक पॉलिटी का एनालिसिस करूंगा, उसके बाद कल हम लोग पॉलिटी का पूरा PYQ डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चंस पर भी बात करेंगे जो इस साल 2026 में यूपीएससी आपके लिए फ्रेम कर सकती है। देखिए, पॉलिटी पे ना जो मेजर टॉपिक्स हैं, पॉलिटी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हर चीजें हमें नहीं पढ़नी है, क्योंकि इतना टाइम हम लोगों के पास अब बचा नहीं है। 24 मई को आप लोगों का पेपर है, तो हम लोगों का प्लान ये है कि 10 से 15 दिन में ये जो क्रैश कोर्स आप लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें 10 से 15 दिन में, क्योंकि ये रिवीजन वाला टाइम है, पढ़ने का टाइम तो अब रहा नहीं है, केवल रिवीजन का है, तो 10 से 15 दिन में आप लोगों को, हम लोगों का मतलब ये पूरा प्रयास रहेगा कि पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ आप लोगों को पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग एम स्टडी सर्किल प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करिए, वहां से आपको PDF मिलेगा और पूरे क्रैश कोर्स के कुछ वीडियोस भी मिलेंगे, PYQ उसमें प्रॉपर डिस्कशन होगा। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो टॉपिक कवर्ड है पॉलिटी में, वो आपको उसमें 8 मेजर टॉपिक्स हैं। मेजर टॉपिक्स जैसे फेडरलिज्म हो गया, प्रियम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, DPSP हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, है ना, लेजिस्लेचर हो गए, न्यायपालिका हो गई, जुडिशरी हो गई, तो यही पूरे, उसके बाद संविधान संशोधन हो गए, शेड्यूल्ड हो गया। तो ऐसे 8 मेजर टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन हर साल यूपीएससी या तो रैंडम भी पूछ ले रही है, या तो करंट में कोई चीजें चर्चा में है तो यूपीएससी वहां से भी क्वेश्चन फ्रेम कर रही है। तो मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है आपको इस बार 2026 के प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। अब देखिए, एक हम लोगों का एनालिसिस ये रहा है कि 2013 से 2025 में एक पेपर का हम लोग पूरा एनालिसिस किए हैं। इसमें क्या हुआ है कि हर साल 18 से 22 क्वेश्चन एवरेज, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 22 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप ईयर वाइज देखेंगे तो कई बार पॉलिटी से 15 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, कभी 17 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन एक अच्छा वेटेज। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पॉलिटी ना थोड़ा सा इजी भी है। अगर कोई व्यक्ति 15 से 20 दिन अगर अच्छे से मेहनत करेगा, तो आप समझिए कि वो प्रीलिम्स के बहुत क्लोज पहुंच जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, हम लोग एक एक करके पूरा टॉपिक भी देखेंगे। आप देखिए 2013 से 2025 का, अब यहाँ पे आप टॉपिक देखेंगे, फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। यहां से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, यहां से आ रहे हैं 8 से 10 क्वेश्चन, ठीक है ना। और वेटेज कितना है इनका, 20% है। तो आपको ये चीज, ये वाला टॉपिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की जो विशेषता है वो आपको 100% पढ़ के ही जाना है। संविधान की जो विशेषता है ना, कि जैसे हमारे संविधान में मौलिक अधिकार की बात की गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है, जिसको हम लोग इंग्लिश में DPSP बोलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी, प्रियम्बल, है ना, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, है ना, आपात उपबंध जो है ना, वो सारी चीजें हम लोगों को
पढ़ना है। उसके बाद आता है एक है लेजिस्लेचर वाला, उसमें हम लोग पार्लियामेंट से जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट है ना, आर्टिकल 52 से लेकर के 123 तक का हम लोगों को पूरा, क्योंकि 124 से तो जुडिशरी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। वहां से देखिए 7 to 9 क्वेश्चन, इनका वेटेज कितना है, 18% है। अब जैसे पार्लियामेंट में देखिए एक बता दूं, अभी लोकसभा स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया की बात हो रही थी, है ना। तो अब हो सकता है कि यूपीएससी उस पर क्वेश्चन फ्रेम कर ले, तो आपको लोकसभा स्पीकर से जुड़ी जितनी चीजें, उनसे जुड़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गया, है ना, 93, 94, तो वो आप लोगों को एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार एग्जीक्यूटिव है ना, इसमें प्रेसिडेंट से लेके प्रेसिडेंट, सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट और स्टेट लेवल पे गवर्नर, उनके बारे में, गवर्नर के बारे में इंपॉर्टेंट क्यों है, कई बार आप लोग न्यूज में सुनते होंगे गवर्नर और स्टेट जो गवर्नमेंट है उनके बीच में क्लैश चलता रहता है, तो इसलिए गवर्नर से जुड़ी जितनी टॉपिक हैं वो आपको पता होना चाहिए। उनका वेटेज देखिए 4 से 6 क्वेश्चन है ना, और वेटेज है कितना, 12% का। और देखिए कंसिस्टेंट, यहाँ पे हम लोगों ने जो ट्रेंड की बात की है कि मतलब पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। फिर आप देखेंगे जुडिशरी वाली पोर्शन, यानी कि न्यायपालिका वाला पोर्शन, यहाँ से 3 से 5 क्वेश्चन, इनका वेटेज है 10%। फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, मेकिंग से, जैसे चार्टर जो है, रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, 1935 का अधिनियम हो गया, 1919 का अधिनियम हो गया, वहां से भी क्वेश्चन पूछता है ना। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आप देखें, आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका वेटेज कितना है, 8% है। फिर है नेक्स्ट जो टॉपिक है, कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज। देखिए यहां से 3 से 4 क्वेश्चन आप सभी को, जो लोग प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, तो ये मतलब पता होना चाहिए, जितने भी संस्थाएं भारत में काम कर रही हैं सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, तो कौन सी बॉडी संवैधानिक है और कौन सी संवैधानिक नहीं है या वैधानिक है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कैग है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसके अलावा चुनाव आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, तो ये सभी संवैधानिक पोस्ट हैं। उसके अलावा कई सारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, तो इनका एक मेजर डिफरेंस होना चाहिए। इस समय यूपीएससी क्या कर रही है, नए ट्रेंड पे क्वेश्चन पूछ रही है। आपको 4 ऑप्शन दे देगी, है ना, 4 ऑप्शन दे देगी, 5 दे देगी, उसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संस्था है। और ऑप्शन ऐसे नहीं है पहले जैसे कि थोड़ा बहुत आप इलिमिनेट कर लें, इलिमिनेशन वाले क्वेश्चन आ तो रहे हैं बट उतने पैमाने पे नहीं आ रहे हैं, तो आपको ना पूरा प्रॉपर एक पता होना चाहिए। उसमें ऑप्शन में इस समय क्या आ रहा है, केवल 1 सही है, केवल 2, केवल 3, ऐसे आ रहा है। तो आपको प्रॉपर एक मतलब पता होना चाहिए कि कौन सा पूरा संवैधानिक है, कौन सा संवैधानिक नहीं है। अभी 2023 में ही ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो स्थानीय स्वशासन है, 73, 74 अमेंडमेंट इसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, है ना। इनका वेटेज है 6%, मॉडरेट लेवल का है, इनका जो ट्रेंड है वो मॉडरेट है, मतलब वो अल्टरनेट पर है, आ भी गया नहीं भी आया है ना। अगला टॉपिक गवर्नेंस, अगर आप देखेंगे ना लोक नीति, आपके सिलेबस में गवर्नेंस अच्छे से मेंशन है, प्री के लिए मेंशन है वो। फिर आपका जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज जितनी है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना, 1 से 2 क्वेश्चन आ जा रहे हैं उस पर ना, इनका वेटेज थोड़ा सा कम है। तो देखिए स्टार्टिंग से लेकर के जैसे जैसे हम लोग नीचे आ रहे हैं, तो इनका वेटेज भी कम हो रहा है और क्वेश्चन की संख्या भी कम हो रही है, ठीक है। एक यहाँ पे विजुअल प्रायोरिटी मैप है कि मतलब फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वेटेज कितना है, 20%। तो ये टॉपिक तो आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट जो है टॉपिक, ये ऑलमोस्ट हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं ना, पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर वाला आप लोग देख लेंगे। ये पूरी वही चीजें हैं जो अभी मैं पहले आपको डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर। ये सेक्शन 2, ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सेक्शन 2 में है कि हाउ टू सॉल्व पॉलिटी क्वेश्चंस, पॉलिटी के क्वेश्चन हमको सॉल्व कैसे करने हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, इसमें स्टेप बताया है कि हम लोगों को पॉलिटी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। करने क्या है हमको, देखो सबसे पहले आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस टाइप, कि जो पॉलिटी का क्वेश्चन हमको पहले आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है कि क्वेश्चन कैसा है, फैक्चुअल है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है या एप्लीकेशन बेस्ड है, ठीक है। अगर फैक्चुअल है, तो फैक्चुअल कैसे पता चलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया है ना, उसमें
आर्टिकल पूछ दिया या शेड्यूल पूछ दिया, जैसे पूछ देता है आर्टिकल जो 5th शेड्यूल है 6th शेड्यूल है वो सिंपल पूछ देगा कि अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित जो है अनुच्छेद या आपका शेड्यूल कौन सा है, 5वां है, 6वां है, 7वां है, 8वां, ये डायरेक्ट हो गया। तो ये तो आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक है ना। ये गलत नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, अगर इस लेवल के क्वेश्चन आए तो ये गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट बेस्ड, उसमें 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट डाल देगा, ठीक है ना, 2 स्टेटमेंट। अब उसमें स्टेटमेंट 2-3 है, सपोज 2 स्टेटमेंट उसमें करेक्ट है, 1 इनकरेक्ट है, तो ये पूरे आपको जब आप पूरा प्रॉपर स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसमें हाँ ना क्या पूछ रहा है वो आपको प्रॉपर देखना है, वहां पे गलती बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना, यहाँ पे आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर अगला है इसमें कॉन्सेप्चुअल, जिसमें है कि टेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिंसिपल्स, रूल ऑफ लॉ हो गया, फेडरलिज्म संघवाद हो गया। तो ये आप चीज को कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि विधि का शासन क्या है ना, फेडरलिज्म क्या है, संघवाद क्या है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपर क्लियर होना ही चाहिए। अगला है एप्लीकेशन बेस्ड, अप्लाई कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस टू ए गिवन सिनेरियो। अगर वर्तमान समय में कोई मुद्दा बहुत चर्चा में है तो उसको मतलब अप्लाइड बेस्ड में यूपीएससी पूछ सकता है। तो आपको पहले तो आप पॉलिटी को जो क्वेश्चन ना आपको ये ध्यान रखना कि फैक्चुअल कौन सा है, स्टेटमेंट वो तो दिख ही जाएगा, उसमें कोई ज्यादा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है ना। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए अब इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा तरीका हम लोग बात कर लें कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व कैसे करना है। अब देखिए यदि आपका क्वेश्चन कैसा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो क्या करना है आपको, रीड ऑल स्टेटमेंट फर्स्ट, डोंट जंप टू ऑप्शन। डायरेक्ट हमको ऑप्शन पे नहीं जाना है, सबसे पहले हमको क्या करना है कि जितने स्टेटमेंट है, अगर 2 स्टेटमेंट बेस्ड है, 3 है, 4 है, तो हमको पहले उनको अच्छे से आइडेंटिफाई करना है, पढ़ना है, हमको डायरेक्ट ऑप्शन में नहीं जाना है। अगर हम लिखा फाइंड द स्टेटमेंट यू आर 100% श्योर अबाउट एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शंस, यदि उस ऑप्शन में आप देखते हैं अगर वो जैसे ऑप्शन में ऐसा है केवल 1 2, केवल 2 3 है ना, केवल 1 3, अगर तो ये एलिमिनेट वाला हो गया। तो अगर कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है तो हमको वो एलिमिनेट करना है, ठीक है ना। अगर नहीं हो रहा है तो हमको फिर पूरे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हमसे बन रहा है तो टच करना है, अदरवाइज उनको हमको छोड़ देना है। अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है या ट्रिकी है थोड़ा, ठीक है ना, ट्रिकी क्वेश्चन है, तो क्या रीड द क्वेश्चन, स्टेम कीवर्ड्स इज ऑफन द आंसर, कनेक्ट टू ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस यू नो। अब उसमें हमको सीधे हमको देखना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, अगर वो संविधान से जुड़े उसमें प्रावधान को शामिल किया हुआ है तो हमको वो देखना है, आ रहा है तो हमको उसको टच करना है, अदरवाइज अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो वहां पे आपको छोड़ना ही पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है कि यूज प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, डोंट नीड टू वेरीफाई ऑल। अगर हम लोग जहां पे हम लोग एलिमिनेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे तो हमको क्या करना है कि मतलब पूरे ऑप्शंस को हमको वेरीफाई करने की आवश्यकता नहीं है। 2 3 में अगर 3 स्टेटमेंट है, अगर एक भी एलिमिनेट हो रहा है तो वहां से हमारे कई बार क्या होता है आंसर निकल जाएगा, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना है कि अगर किसी स्टेटमेंट में ओनली शब्द और नेवर शब्द यूज किया गया है तो मोस्टली क्या होता है कि वो स्टेटमेंट रॉन्ग ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हर वक्त हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि ऐसे स्टेटमेंट वो रॉन्ग ही होते हैं। तो एक तो ट्रिक आपको ये वाला जो है वो आपको ध्यान में रखना है। इफ 2 ऑप्शंस रिमेन, पिक द वन विथ फेवर एक्सट्रीम क्लेम्स। तो एक्सट्रीम जो क्लेम्स हैं, जो लगता है कि नहीं यार बहुत ज्यादा है ना, तो उसको आप लोगों को गलत ही मान लेना है ना, मोस्टली ऐसा होता है। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा हम लोग, जो कॉन्सेप्चुअल वाला है ना ये उसके लिए था, ये कॉन्सेप्चुअल वाला है। इसके लिए क्या ध्यान रखना है हम लोगों को कि थिंक व्हाट वुड हैपन इन ए रियल सिचुएशन, रिजेक्ट आंसर विथ एब्सोल्यूट लैंग्वेज अनलेस सर्टेन, ठीक है ना। जैसे अगर मान लीजिए डीपीएसपी है और फंडामेंटल राइट है, तो क्या है यहाँ पे डीपीएसपी क्या लिखा, नॉट इन्फोर्सेबल, और फंडामेंटल राइट ये कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है भाई। फंडामेंटल राइट है वो इन्फोर्सेबल है, यदि इसका उल्लंघन होता है, वायलेशन हो रहा है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बट डीपीएसपी के मामले में ऐसा नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, तो ये स्टेटमेंट में डायरेक्ट पूछेगा, ये चीज, ये जो क्लैरिटी है ये होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां से क्या है, क्वेश्चंस रॉन्ग होने के बहुत कम चांसेस हैं। अगला जो है हम लोगों का, देखिए यूपीएससी क्या करती है ना, बच्चों को फंसाने के लिए कुछ ट्रैप्स का यूज करती है। क्या करती है ये आपको ध्यान रखना है।
तो उस जो ट्रैप यूपीएससी बनाती है बच्चों को कि कैसे इलिमिनेट करना है बच्चों को, तो उस ट्रैप से आप लोगों को बचना है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, एक है कॉमन रॉन्ग एजम्पशन जो यूपीएससी अपनी स्टेटमेंट में डालती है। जैसे इसको आप देखिए, राज्यसभा कैन रिजेक्ट मनी बिल, ठीक है ना, यूपीएससी ये अपनी स्टेटमेंट में डाल सकती है। अब मनी बिल अगर आपने पूरा प्रॉपर पढ़ा है, आर्टिकल 109 110 अगर आपने पढ़ा है, तो उसमें साफ मेंशन है कि मनी बिल जो है ना, सबसे पहले तो लोकसभा में लाई जाती है और राज्यसभा को 14 दिन का एक टाइम होता है, उसके अंतर्गत मनी बिल के बारे में राज्यसभा को वो जो भी अपनी सहमति, अगर वो नहीं भी है सहमत तो भी उस पर कोई ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। तो अब यहाँ पे जैसे कैन रिजेक्ट शब्द लिखा है ना, तो ये स्टेटमेंट ये मतलब समझिए गलत है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा को मनी बिल के संदर्भ में बहुत ज्यादा पावर नहीं है, वो उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता, अपना वो उसमें कुछ पॉइंट रख सकता है। अब लोकसभा उसे मानती है नहीं मानती है, लेकिन 14 दिन के अंदर राज्यसभा को अपना आंसर देना पड़ता है। अगर राज्यसभा इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो वो लोकसभा में पास माना जाता है। तो अगर ऐसी स्टेटमेंट है ना, एक्सट्रीम स्टेटमेंट इसको कह सकते हैं, तो ये गलत हो गया। फिर डीपीएसपी इज इनफोर्सेबल इन कोर्ट्स। अगर आप आर्टिकल 37 आप पढ़ेंगे क्लियरली, तो उसमें ये बात लिखा है कि ये इनफोर्सेबल नहीं है डीपीएसपी, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये क्या है, प्रेसिडेंट एक्ट ऑन हिज हर ओन डिस्क्रिप्शन ऑलवेज। अब देखिए यहाँ पे ये ऑलवेज शब्द जो यूज है, तो प्रेसिडेंट जो है उनको जो विवेकाधीन शक्तियां हैं वो ऑलवेज वो उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं ना, कुछ एक सर्टेन केसेस में ही वो कर सकते हैं। तो जहां पे ये एक्सट्रीम हो गया, तो ये स्टेटमेंट आपको ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है राइट टू प्रॉपर्टी इज स्टिल ए फंडामेंटल राइट। अब देखिए राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू जो प्रॉपर्टी है वो पहले फंडामेंटल राइट था, अब नहीं है, ठीक है ना। पहले क्या था, फंडामेंटल राइट था, बट अब नहीं है। अभी क्या है, अब ये राइट टू प्रॉपर्टी अब लीगल राइट है, जो कि आर्टिकल 300A में है। तो ये ऐसे स्टेटमेंट हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे स्टेटमेंट रॉन्ग है। नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी इन राज्यसभा। अब देखिए अगर आपके पेपर में अगर कोई जैसे मान लीजिए नो कॉन्फिडेंस मोशन पे कोई क्वेश्चन है और अगर उसमें ये पूछा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी इन राज्यसभा, अगर आप आर्टिकल 75 3 पढ़ेंगे तो क्लियरली मेंशन है कि जो मंत्रिपरिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो अगर मंत्रिपरिषद लोकसभा के लिए उत्तरदायी है, तो अगर मंत्रिपरिषद को हटाना होगा तो वो लोकसभा में ही होगा। भाई आप जिसके प्रति आपकी उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको हटा भी वही सकती है। 75 में कहीं पे भी राज्यसभा के बारे में ये स्टेटमेंट नहीं है कि जो मंत्रिपरिषद होगी वो राज्यसभा के प्रति भी उत्तरदायी होगी, वो केवल लोकसभा के प्रति होती है। तो हटाने का भी जो काम है वो, अगर यहाँ पे मान लीजिए लिखा होता कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी इन लोकसभा, तब ये स्टेटमेंट आपका क्या होता, सही होता। तो यही चीजें, ये जितने पॉइंट है ना, ये मतलब आपको बताने के लिए है कि यूपीएससी आपको कहां कहां पे फंसा सकती है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, एक चीज और आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे, देखिए क्या लिखा है, प्रियम्बल यानी कि जो प्रस्तावना है, हैज नो लीगल इफेक्ट, हैज नो लीगल इफेक्ट। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है कि प्रियम्बल का जो लीगल इफेक्ट की जो बात है ना, तो लीगल इफेक्ट तो वैसे प्रियम्बल का उतना ज्यादा नहीं है, बट कभी भी जब कभी भी क्या होगा कि हमें दो शब्द हैं, है ना, जो कि भारत के फंडामेंटल से जुड़े हैं, अगर उनमें विवाद की स्थिति होगी तब प्रियम्बल का यूज किया जा सकता है, ठीक है। फिर अगला है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैन बी डन इन ज्वाइंट सिटिंग। अगर हमको संविधान संशोधन करना है तो क्या उसके लिए ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है। अब देखिए ज्वाइंट सिटिंग का जो प्रावधान है वो संविधान के आर्टिकल 108 में है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि देखिए दो टॉपिक, एक होता है मनी बिल, है ना, कौन हो गया, एक हो गया मनी बिल यानी कि धन विधेयक, और एक हो गया संविधान संशोधन विधेयक। ये दो टॉपिक ऐसे हैं
जिनके मामले में ज्वाइंट सेटिंग का प्रावधान नहीं है, ठीक है ना। जो नॉर्मल विधेयक होते हैं, साधारण विधेयक होते हैं, तो ज्वाइंट सेटिंग का प्रावधान उनके मामले में है। तो अब देखिए ये ऐसे चीजें हैं जहां पे यूपीएससी मतलब स्टूडेंट को फंसा सकती है, ठीक है। तो ये ट्रैप आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलते हैं हम लोग जो ये वाला टॉपिक है, ऑलवेज करेक्ट फैक्ट्स। कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो यूपीएससी स्टेटमेंट में डालती है वो सही होते हैं, तो उस पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। करेक्ट कौन कौन से हैं कि राज्यसभा कैन ओनली रिकमेंडेड चेंजेस टू मनी बिल, जो हमने बात की थी। देखिए यहाँ पे क्या था कि लिखा राज्यसभा कैन रिजेक्ट मनी बिल, तो ये स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग है क्योंकि मनी बिल को राज्यसभा रिजेक्ट नहीं कर सकता, बट राज्यसभा क्या करती है, रिकमेंडेशन जो है मनी बिल के संदर्भ में दे सकती है। तो ये स्टेटमेंट अगर आपके पेपर में आता है तो आपको ध्यान रखना कि ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। तो कंफ्यूजन आपको यहीं पे यूपीएससी फंसा सकती है, एक तो रिकमेंडेशन और एक तो रिजेक्शन। तो ध्यान रखना है कि रिजेक्ट जो है वो नहीं कर सकती बट रिकमेंडेशन दे सकती है। अगला है जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डीपीएसपी इनफोर्सेबल इन कोर्ट्स, तो ये तो गलत हो गया। बट क्या लिखा है, डीपीएसपी नॉट इनफोर्सेबल बट गाइड लॉ मेकिंग, यानी कि कानून बनाने में। देखिए नाम में ही है डीपीएसपी यानी राज्य के निर्देशक तत्व। राज्य जब कोई भी काम करेगा तो वो डीपीएसपी का उपयोग करेगा, डीपीएसपी में जो प्रावधान है उनको ध्यान में रखेगा, क्योंकि डीपीएसपी क्या है ना, वो वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को बताता है, और वेलफेयर किनका, जनता का, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, वो गाइड का काम करेगी। तो अगर स्टेटमेंट ऐसे आ गया कि डीपीएसपी नॉट इन्फोर्सेबल बट गाइड लॉ मेकिंग, तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ट्रैप्स में नहीं फंसना है, ये ध्यान रखना है। प्रेसिडेंट एक्ट ऑन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस मोस्टली। देखिए आर्टिकल 74, आर्टिकल भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 74 है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा जो कि राष्ट्रपति को सहायता देगा, सलाह देगा। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। राइट टू प्रॉपर्टी इज ए लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A, यहीं पे जो बात हो रही थी यहाँ पे आप देखेंगे, राइट टू प्रॉपर्टी इज स्टिल ए फंडामेंटल राइट। तो अब वो फंडामेंटल राइट नहीं है, वो लीगल राइट है। कौन सा है, लीगल राइट है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नो कॉन्फिडेंस ओनली इन लो। अब देखिएगा कई बार जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि अगर कहीं पे एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ओनली शब्द का है ना, ऑलवेज शब्द का है, तो मोस्टली रॉन्ग होता है। बट कुछ केसेस में ऐसा होगा कि ओनली स्टेटमेंट वाला भी सही होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है नो कॉन्फिडेंस ओनली इन लोकसभा, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि आर्टिकल 75(3) में जो बात लिखी हुई है कि मंत्रिपरिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो लोकसभा के प्रति उत्तर, वहां पे संसद शब्द मेंशन नहीं है। अगर आपके पेपर में अगर स्टेटमेंट में ये आ गया ना कि जो मंत्रिपरिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, क्या वो संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, तो ध्यान रखना वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि संसद में के 3 हिस्से हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा और राष्ट्रपति भी संसद का पार्ट है। बट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो केवल लोकसभा के प्रति है। तो याद रखना अगर संसद होगा तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसे ट्रैप में आप लोगों को नहीं फंसना है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहां पे देखिए प्रियम्बल वाली बात, प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात किसमें चर्चा में आई थी, केशवानंद केस में 1973 में। तो ऐसे ट्रैप्स में आपको नहीं फंसना है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो संविधान संशोधन है उसके लिए नो ज्वाइंट सिटिंग प्रोविजन, कोई प्रावधान नहीं है। अगर संविधान संशोधन करना है तो लोकसभा राज्यसभा में अलग अलग से बिल विशेष बहुमत से पास की जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेक्शन पर। अब यहां पास देखिए जो सेक्शन 3 है हमारा, वो इसमें टॉपिक वाइज मतलब कुछ गोल्डन रूल्स बताए गए हैं, ठीक है ना, कि आपको हर टॉपिक से जितने भी पॉलिटी में जितने भी मेजर टॉपिक्स हैं जहां से यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करती है, प्रियम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, है ना, डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, जुडिशरी हो गया, तो कौन कौन से टॉपिक पर हमको ज्यादा ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे एक टॉपिक है आपका प्रियम्बल और एक है कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक्स, यानी कि संविधान के जो आधारभूत बातें हैं। देखिए
ऑलवेज क्या करना है, रिमेंबर जो मेन वर्ड हैं प्रियम्बल। देखिए इस समय एनसीईआरटी वगैरह के ना जितनी भी बुक्स हैं, काफी सारे बुक हैं, उनके फ्रंट पेज में भारतीय संविधान का प्रियम्बल प्रस्तावना है ना दिया होता है। तो आपको वो वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए, ऊपर से लेकर हम भारत के लोग से लेकर के अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं, वो पूरा वर्ड हम लोगों को याद होना चाहिए। तो उसमें जैसे सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है ना। और ये जो कि इसमें दो वर्ड ऐसे हैं जो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किए गए थे। कौन कौन सा? सोशलिस्ट और सेक्युलर। एडॉप्ट कब किया गया है? 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया है, ठीक है ना। 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। फिर लिखा है प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान का एक भाग है, ठीक है ना। केशवानंद भारती केस में ये बात क्लियर हो गई थी कि जो प्रियम्बल है वो संविधान का भाग है। तो अब आप एक चीज देखिए, प्रियम्बल हो गया ना, उसकी पूरी चीजें, उसमें जितने भी कीवर्ड्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। मैं पीवाईक्यू जब डिस्कस करूंगा तो जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रियम्बल से अभी तक में, मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा, और जो हो सकता है कि बने तो वो भी, मतलब जो भी संभावनाएं होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। अगला है फंडामेंटल राइट। देखिए पॉलिटी में ना एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको जो प्रस्तावना है प्रियम्बल वाला, फिर जो मौलिक अधिकार वाला सेक्शन है, डीपीएसपी है, और जो फंडामेंटल ड्यूटी है, इसके जितने इसमें, जैसे इसमें तो कीवर्ड हो गए पूरे, है ना, इसमें तो पूरे कीवर्ड्स हो गए, और इनके जो हैं, इनके तो पूरे आपको आर्टिकल, वो पूरे ऐसे याद होने चाहिए कि अगर आर्टिकल, सपोज आर्टिकल आ गया 18, तो आपको फट से याद आना चाहिए कि उसमें उपाधि के बारे में, कि उपाधियों का अंत होगा, है ना, उसके बारे में, तो वो आपको याद आ जाना चाहिए। आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, तो आपको एकदम बिल्कुल याद होने चाहिए। सेम उसी प्रकार डीपीएसपी के मामले में है, आपको आर्टिकल 38, 39, 40, और अगर कोई बहुत चर्चा में कोई आर्टिकल है, जैसे यूसीसी बहुत चर्चा में रहता है आर्टिकल, है ना, आर्टिकल 44, तो ये मतलब आपको एकदम याद होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए पूरे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पर। यहाँ पे क्या है? फंडामेंटल राइट। इसमें क्या है? आर्टिकल 12 से 35 तक है फंडामेंटल राइट। उसी में राइट टू प्रॉपर्टी भी आ जाता है, ठीक है ना, जो कि लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 के तहत जितनी आर्टिकल हैं, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू मैरिज, है ना, तो ये सब सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगर कोई केस है इंपॉर्टेंट तो, या जैसे यहाँ पे पुट्टा स्वामी केस देखेंगे राइट टू प्राइवेसी के कंटेक्स्ट में। आर्टिकल 14 इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, है ना, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये जो कीवर्ड्स हैं इनका मतलब क्या है ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। आर्टिकल 21 में क्या है? लाइफ एंड लिबर्टी। उसके अलावा रिट्स, रिट्स भी अभी यूपीएससी ने 2022 में शायद रिट्स के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा है। देखिए रिट्स में क्या है कि जितने 5 प्रकार के रिट्स होते हैं आप लोगों को पता होगा, है ना, हैबियस कॉर्पस हो गया, मैंडेमस होगा, प्रोहिबिशन हो गया, तो इसके कि ये होता क्या है, प्रोहिबिशन क्या है, किसके ऊपर अप्लाई होता है, तो वो सब सारी चीजें आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये संविधान के पार्ट 4 में है, 36 से 51 तक के अंतर्गत आता है। नॉट इन्फोर्सेबल, यानी कि अगर इसका वायलेशन होता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, आप लोगों को पता ही होगा। बट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको डीपीएसपी में क्या रखना है, मेन तो हम लोगों को एक तो आर्टिकल याद होना चाहिए, और कुछ आर्टिकल ऐसे हैं डीपीएसपी में जो संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड ऑन किए गए हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए कि कौन कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से डीपीएसपी में क्या क्या ऐड ऑन किया गया है, ठीक है ना। मोस्टली तो 42 और 44th अमेंडमेंट है, 42 और एक है 44th, ये 2 अमेंडमेंट आप लोग अवश्य याद रखिएगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पर। फंडामेंटल ड्यूटी इसमें शायद नहीं है, बट वो फंडामेंटल ड्यूटी आप लोगों को पढ़ के जाना है, पूछ सकता है, ठीक है ना। उसके पूरे जितने, जैसे पार्ट 4A के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 51A है ना, किस देश के संविधान से लिया गया है ना, रूस, तो ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट से क्या क्या पढ़ना है? एक तो मनी बिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी बिल के लिए आपको क्या करना है ना, आर्टिकल जो 109 है और 110, ये दोनों चीज आपको अच्छे से करना है। क्यों? मनी बिल में
110 में जो परिभाषा है उसको शब्दशः पूरे आपको करना है, पूरे एकदम A to Z आप उसको 110 109 पूरा रट के जाइएगा, 100% वही पूछेगा। यहाँ पे देखिए लिखा है कि ओनली लोकसभा, है ना, आर्टिकल 110, राज्यसभा कैन ओनली, ये लाइन भी जिस कैन ओनली रिकमेंड, मतलब कि वो केवल अपनी अनुशंसा दे सकता है राज्यसभा, उसमें अगर वो चाहे ना कि कोई बदलाव कर ले तो वो नहीं, केवल वो अपनी रिकमेंडेशन दे सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, रिजेक्ट नहीं कर सकता। फिर फाइनेंस बिल है, कैन बी रिजेक्टेड बाय राज्यसभा, ये हो सकता है, फाइनेंस जो बिल है उसमें उसको राज्यसभा रिजेक्ट कर सकती है। फिर जो ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है किसमें है, तो ये मनी बिल के मामले में ज्वाइंट सिटिंग नहीं है ना। एंटी डिफेक्शन 10th शेड्यूल, नो कॉन्फिडेंस मोशन, है ना, कहाँ पे, ओनली लोकसभा में, कहाँ पे, ओनली लोकसभा में। फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है, संविधान संशोधन है, बोथ हाउसेस सेपरेटली प्लस स्पेशल मेजोरिटी। तो ये पार्लियामेंट के बारे में ये पूरी चीजें आप लोगों को पढ़ के जानी है। आपको प्रेसिडेंट से लेकर के कहां से स्टार्ट होता है, ये आर्टिकल 52 से स्टार्ट होता है, आर्टिकल 52 52 से लेकर के, ठीक है ना। कौन से भाग 5, संविधान में जो 22 भाग हैं उसमें ये संघ वाला पोर्शन भाग 5 के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 52 से लेकर के आपको पूरा जो अनुच्छेद 123, तो ये पूरा आपको पार्लियामेंट के संदर्भ में तैयार करके जाना है। इसमें पूरे आर्टिकल नहीं करने हैं, ठीक है ना। राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति से जुड़ी जो आर्टिकल है, उसके बाद आप आएंगे तो 76 जिसमें अटॉर्नी जनरल के बारे में बात की गई है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आप लोगों को ध्यान में रखना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उसके बाद आर्टिकल देखिए, कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जैसे आर्टिकल 102, आर्टिकल 105, आर्टिकल 108, है ना। इनको पूरा आप लोगों को शब्दशः वो याद होना चाहिए पॉइंट वाइज, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, रैंडमली कुछ भी क्वेश्चन वो कहीं से भी बना सकता है, जरूरी नहीं है कि जो चीजें करंट अफेयर्स में हो वहीं से क्वेश्चन पिक करे, ठीक है। अगला जो टॉपिक है एग्जेक्टिव, ये पे देखिए अभी जो मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ वही चीजें यहाँ पे भी बताई गई है ना, कि प्रेसिडेंट के बारे में क्या होता है, ये संवैधानिक प्रमुख होता है, और जो पीएम होता है वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है, वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री के अंतर्गत आती है ना, और जो नाम मात्र की होती है वो होती है प्रेसिडेंट के अंतर्गत। तो ये चीजें भी आपको स्टेटमेंट में आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जो गवर्नर की जो विवेकाधीन शक्तियां हैं, है ना, वो क्या करता है, सेंडिंग रिपोर्ट फॉर प्रेसिडेंट रूल, है ना, रिजर्विंग बिल्स, इसका भी आपको आर्टिकल 201 वो ध्यान में रखना है। अपॉइंटिंग सीएम व्हेन अनक्लियर मेजॉरिटी, तो ये तो वो बात हो गई कि यदि किसी राज्य में चुनाव हो रहा है, अगर वहां पे किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, तो यदि मंत्रिपरिषद का गठन करना है तो उस समय गवर्नर क्या करते हैं, अपने विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। फिर ऑर्डिनेंस पावर जो है आर्टिकल 123 के तहत, है ना, जो प्रेसिडेंट को मिला हुआ है, और 213 में गवर्नर को मिला हुआ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कैन अमेंड सेंट्रल एक्ट, कैन एवरेज एफआर कैन बी बैकडेटेड, तो ये सारी चीजें जो है एग्जीक्यूटिव के बारे में आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। अगला जो टॉपिक है वो है जुडिशरी का, न्यायपालिका का। देखो हमारे भारत में ना इंटीग्रेटेड जुडिशरी की बात की गई है, ठीक है ना, उसका एक पिरामिड है जिसके टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, फिर उसके बाद हाई कोर्ट्स आते हैं, और उसके बाद लोकल कोर्ट्स भी आते हैं, जिला न्यायालय। तो जुडिशरी के बारे में जो चीज हमको याद रखनी है, देखिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में ना जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे पहला क्या कि कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का जो अभिरक्षक है वो कौन है, संविधान का, वो सुप्रीम कोर्ट है। 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है सिंगल लाइन में, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि अगर ऑप्शन में आ गया कि कस्टोडियन कौन है तो प्रेसिडेंट से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। आर्टिकल जो है जुडिशरी की वो 124 से लेकर के 147 तक है। फिर इसके जो ओरिजिनल मतलब संविधान का सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल काम क्या है, तो क्या है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, सेंट्रल स्टेट जो डिस्प्यूट है उनको, है ना, उनको सॉल्व करना, फंडामेंटल राइट
अगर वायलेशन है तो डायरेक्ट कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। फिर जुडिशियल रिव्यू करने का जो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को मिला हुआ है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये आपको ध्यान में रखना है जो NJAC आया था, हालांकि इसको बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया था, है ना। क्यों? क्योंकि उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक माना था। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो NJAC है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उसमें जो कार्यपालिका के लोग आ जाएंगे तो उससे न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो बाधित होगी। तो इस बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट ने NJAC को रिमूव कर दिया था, है ना। तो जुडिशरी के बारे में जितनी चीजें हैं, आर्टिकल 124 से लेके 147 तक जुडिशरी की जितनी पावर्स हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म वगैरह, है ना, उसका फिर जुडिशियल रिव्यू हो गया। राष्ट्रपति यदि अगर उनको सलाह देना है, आर्टिकल 143, तो ये सब सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। फिर अगला जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो एक तो क्या होना चाहिए आपको कि कौन कौन सी संस्था संवैधानिक है और कौन कौन सी वैधानिक है। वैधानिक या सांविधिक एक ही चीज है। इनका सिंपल सा मतलब है इन दोनों का कि जिन संस्थाओं का वर्णन हमारे संविधान में किया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कहलाएंगे। सिंपल, देखिए आपको आर्टिकल पता होंगे, अगर कोई संस्था जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल में है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मानी जाएगी, और जिनका गठन हम लोग एक्ट के माध्यम से किए हैं वो स्टैच्यूटरी यानी कि संवैधानिक या वैधानिक कहलाएगी, ठीक है ना। उसके अलावा कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी हैं जिनका वर्णन आपके न तो संविधान में मिलेगा न तो आपको किसी एक्ट में मिलेगा, ठीक है ना। जैसे प्लानिंग कमीशन, तो प्लानिंग कमीशन यानी जो पहले योजना आयोग था अब उसको रिप्लेस कर दिया है नीति आयोग ने, तो न तो वो संविधान में उसका वर्णन है न वो किसी एक्ट के माध्यम से बनाया गया है। तो ये जितनी भी सारी बॉडीज हैं, ठीक है ना, हम लोग PIQ में डिस्कस करेंगे। तो आपको ये मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो संवैधानिक संस्था है या सांविधिक निकाय है, इतना तो क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, 73वां अमेंडमेंट, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना, 73वां जो संविधान संशोधन था वो पंचायती राज, इसका पार्ट आपको ध्यान में रखना है। कई बार पार्ट कंफ्यूज करता है, पार्ट कई बार ऑप्शन में आता है ना, पार्ट 9A 9B, तो ध्यान रखना है कि 9 में क्या है, 9 में पंचायती राज वाला है और 9A में नगर पालिका आ जाएगी, है ना। 9B में सहकारी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो आ जाएगी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 74th जो अमेंडमेंट है उसमें अर्बन लोकल बॉडीज की बात की गई है, ये पार्ट 9 है जिसकी मैं भी बात कर रहा था। तो पार्ट 9A के कुछ आर्टिकल्स आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, कुछ आर्टिकल्स पूरे नहीं, है ना, 243 में जो है मेंशन है। फिर ग्राम सभा, ये जो डेमोक्रेसी का जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसके बारे में। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो डिसेंट्रलाइजेशन डेमोक्रेसी के विकेंद्रीकरण के लिए लाया गया था। ये उसका जैसे DPSP के लिए हम लोग ध्यान रखते हैं ना कि ये कल्याणकारी राज्य की बात कर रहा है, तो वैसे ही जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात कर रहा है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। पेस एक्ट के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, पेस एक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो देखिए ये जितने सारी टॉपिक हमने बात किया है तो ये टॉपिक आपको पूरा पता होना चाहिए, संविधान से लेकर के प्रस्तावना, है ना, मौलिक अधिकार, DPSP, पार्लियामेंट, जुडिशरी, है ना, वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये पूरी चीजें हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए अच्छे से। अब हम लोग कुछ चीज बात करते हैं कुछ आर्टिकल्स पर, जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण आर्टिकल कौन कौन से हैं। देखिए आर्टिकल 1, 2, 3, ठीक है ना, वो तो आपके भाग 1 में आ जाएंगे। देखिए अभी हुआ क्या है, जैसे करंट से रिलेट करके एक बात बता रहा हूं। केरल जो स्टेट है उसका नाम चेंज किया गया है और नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, केरलम, ठीक है। तो ये जो की गई है तो इसमें किस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। आर्टिकल जो 3 है भारतीय संविधान का, आर्टिकल 3, उसमें साफ साफ प्रावधान है कि यदि संघ चाहे तो या संसद चाहे तो क्या कर सकती है कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्य हैं मिला करके अगर एक उनको अलग राज्य बनाना हो, है ना, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना हो, अगर किसी राज्य के
क्षेत्र में कमी करनी हो या उनको बढ़ाना हो, उसके अलावा नाम परिवर्तन करना हो, तो ये सारी जो चीजें हैं आर्टिकल 3 के तहत होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। हो सकता है सिंपल पूछ दे, सिंपल, तो आर्टिकल 3 आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 2 में क्या करना है कि यदि संघ नए राज्य के प्रवेश को, चाहे जैसे सिक्किम का 1975 में जब सिक्किम को किया गया था तो आर्टिकल 2 का प्रयोग किया गया था। तो ये मतलब एकदम लाइन टू लाइन आपको याद होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हमको अच्छे से याद होना चाहिए, जैसे अनुच्छेद 12 से 35 जो कि फंडामेंटल राइट के बारे में है, मौलिक अधिकार के बारे में है। अब 12 से 35 के बीच में काफी सारी चीजें हैं, जैसे आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या बात कर रहा है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, है ना, और इसी के अंतर्गत आ जाता है आपका रूल ऑफ लॉ, यानी कि विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, है ना। तो रूल ऑफ लॉ क्या बात करता है कि लॉ के सामने हर व्यक्ति समान है ना। विशेषाधिकार मतलब किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं है, तो रूल ऑफ लॉ ये बात कहता है। तो इसके जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपको पता होने चाहिए। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो अस्पृश्यता है, छुआछूत है, तो उसको उन्मूलन कर दिया गया आर्टिकल 17 के तहत। यदि कोई व्यक्ति या कोई संस्था अगर इन चीजों का पालन करती है तो वो दंडनीय अपराध है। ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। आर्टिकल 19 जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े जो 5-6 आर्टिकल जितने भी हैं, आपको ना जैसे 19(1)A में, बी में, सी में, डी में, सब में है, तो आपको कंठस्थ होने से याद होने चाहिए। आर्टिकल 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे कई बार यूपीएससी ने क्वेश्चन फ्रेम किया है। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी ये है, इसमें यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी, राइट टू मैरिज, है ना, काफी सारे आर्टिकल इसमें सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर बताए हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। आर्टिकल 21A जिसमें राइट टू एजुकेशन की बात की गई है, 6 से 14 ईयर्स के बच्चों को इसमें शिक्षा देने की बात की गई है। ये 86वां जो अमेंडमेंट था उसके माध्यम से ये जोड़ा गया था, ठीक है। आर्टिकल 25 से 28 इसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है, 25 से 28, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये पूरे आर्टिकल देखिएगा 25 से 28। उसके बाद इसमें एक चीज आप ध्यान और ऐड कर लीजिएगा, आर्टिकल 29 और 30, क्योंकि उसमें माइनॉरिटीज की बात की गई है। किसकी बात की गई है? माइनॉरिटीज की बात की गई है। देखिए माइनॉरिटीज की बात, उसमें शब्द तो जोड़ा गया है, बट माइनॉरिटी कहेंगे किसे, ये संविधान में मेंशन नहीं किया गया है। तो आपको ये बात ध्यान में होना चाहिए, कौन कौन सी चीजें संविधान में डायरेक्टली नहीं, कौन कौन से शब्द का यूज नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। माइनॉरिटी शब्द का उपयोग तो हुआ है बट उसको एक्सप्लेन नहीं किया है संविधान में, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। फिर आर्टिकल 36 से 51 जिसपे पूरा डीपीएसपी है ना, डीपीएसपी है। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है ना, कौन से पार्ट के अंतर्गत आता है? संविधान के 4A के अंतर्गत आता है। डीपीएसपी 4 के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में होना चाहिए। सिंपल इसमें मैथ कॉलम में यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर नेक्स्ट है, अब देखिए यहां से पार्लियामेंट, यानी कि ये जो से आपका भाग 5 स्टार्ट हो जाएगा। भाग 5 में क्या है? संघ है, और ये पूरा आर्टिकल जो है आपके आर्टिकल 52 से स्टार्ट होकर के 123 तक जाता है। इसको भी अंदर ये जो संघ के अंतर्गत भी अलग अलग चीजें, इसमें पार्लियामेंट आपको देखने को मिलेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखने को मिलेगा, अटॉर्नी जनरल का एक टॉपिक है, सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, वो सब देखने को मिलेगा। इसके लिए आर्टिकल देखिएगा 52 से 78 तक क्या है? यूनियन एग्जीक्यूटिव है, संघ कार्यपालिका है। 79 से 122 से लेकर के पार्लियामेंट है। 123 में ऑर्डिनेंस है, अध्यादेश है जो प्रेसिडेंट जारी करता है। 124 से 147 के बीच में सुप्रीम कोर्ट है। फिर यहां से जो है ये वाला हिस्सा 153 ये स्टार्ट हो जाएगा आपका भाग 6, ये जिसको हम लोग राज्य वाला बोल सकते हैं, है ना, राज्य की कार्यपालिका, ठीक है। उसमें स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, ये पूरे आर्टिकल हैं। आर्टिकल 213 जिसमें गवर्नर ऑर्डिनेंस जब पास करता है तो वो 213 की बात की गई है। एक रूल आप लोगों को ध्यान में रखना है, कई बार क्या है ना कि बच्चे कई आर्टिकल में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जब कभी भी पैरेलली चलेंगे, जैसे अगर हम लोग एक तरफ पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, एक तरफ स्टेट की बात कर रहे हैं, तो आपको ना
प्लस 89 का रूल आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है ना। जैसे अगर पार्लियामेंट में कोई बात आर्टिकल अगर वो 78 में की गई है तो वही बात राज्य के लिए तो आप प्लस 89 कर देंगे और वो वही चीज निकलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा कुछ अनुच्छेद हम लोगों को और देखना है, जैसे ये वाले हैं, इनको आप लोगों को ध्यान में रखना है। जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं आर्टिकल 245 से 55 तक हैं, 256 से 63 में क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है। ये सेंटर स्टेट की बात हो रही है, यहाँ पे ये केंद्र राज्य संबंध की बात हो रही है, केंद्र और राज्य संबंध की बात हो रही है। आर्टिकल 266 इसमें संचित निधि, कई बार आप लोग संचित निधि शब्द सुनते होंगे, वो आर्टिकल 266 में है। 280 है फाइनेंस कमीशन। अब देखिए अभी क्या हुआ है कि इस समय 16वें फाइनेंस कमीशन की बात चल रही है, तो 16वें फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है वो आपको ध्यान में रखना है ना। और फाइनेंस कमीशन ये भी संवैधानिक संस्था है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा इसने जो रिकमेंडेशन दिया है वो ध्यान रखना, स्टेटमेंट में यूपीएससी इस पर क्वेश्चन फ्रेम कर सकती है। आर्टिकल 300A इसका 2-3 बार आज ही बात हो गया है। आर्टिकल 312, 315 जो ऑल इंडिया सर्विस जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, 312 पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, लोक सेवा आयोग का जो है प्रावधान गठन, वो किस आर्टिकल में, 315। देखिए मैंने आपको एक बात बोली थी कि जिन जिन संस्था का वर्णन संविधान में किया गया है तो वो संवैधानिक संस्था होगी। तो जैसे फाइनेंस कमीशन आपको आर्टिकल 280 में देखने को मिलेगा, देन उसके बाद 312 में ऑल इंडिया सर्विस हो गया, 315 में पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के जो लोक सेवा आयोग हैं वो दोनों आ जाएंगे, ठीक है। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन है ना। देखिए इस बार क्या हुआ है कि जो प्रेजेंट टाइम के जो इलेक्शन कमिश्नर है उनको हटाने के लिए कई बार चर्चा किया है, तो क्या प्रोसेस है इनको हटाने का, तो ये और उनकी नियुक्ति का भी, नियुक्ति और हटाने की जो भी प्रक्रिया है वो आप लोग अवश्य पढ़ के जाइएगा, मैं भी PYQ में डिस्कस करूंगा इस पर, ठीक है। फिर है आर्टिकल 338 NCSC। NCSC क्या है, ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। ये 338 में भी इसी प्रकार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है। ये तीनों संस्था संवैधानिक संस्था है जिनका वर्णन 338 में है, 338, 338A, 338B। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहीं से क्लियर हो जा रहा है कि कौन कौन सी चीजें हमारी संवैधानिक संस्थाएं, कौन कौन सी नहीं है। जब कभी भी ओबीसी कमीशन की बात होगी, देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग उसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 338B में है, ठीक है। और एक अलग से ओबीसी कमीशन की बात है वो आर्टिकल 340 में है, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर आर्टिकल 343 में ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है, उसमें संघ की राजभाषा और उसके अलावा राज्य की राजभाषा क्या होगी, है ना, तो वो सब सारी बातें की गई है। इमरजेंसी के बारे में आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 352, 356, 360 ये पूरे, जैसे 352 में नेशनल इमरजेंसी है तो उसका पूरा प्रोसेस, प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन और फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल। अभी तक देखिए एक चीज है जो हमारे भारत में आर्टिकल 352 यूज किया गया है, 356 का उपयोग काफी बार किया गया है, बट 360 आज तक 75-76 साल के इतिहास में भारत के स्वतंत्रता के बाद अभी तक फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है, 1-2 बार स्थिति बनी थी बट वो कभी लगाई नहीं गई है। तो ध्यान रखना कि फाइनेंशियल जो इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल है वो आज तक भारत में अप्लाई नहीं किया गया है। जो संविधान का जो अमेंडमेंट है वो आर्टिकल 368 है और ये 370 तो खैर हटा दिया गया है 2019 में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये जितना मैंने अभी आपको बताया है ये आर्टिकल आप लोगों को पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। अब देखिएगा आर्टिकल के बाद आते हैं शेड्यूल यानी कि अनुसूची। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है। देखिए अनुसूची क्यों रखा गया है, देखिए भारत के जो संविधान निर्माता थे वो ये चाह रहे थे कि हम लोग पूरा एक रोड मैप दे के जाएं जो भारत में आगे शासन चलाना होगा, तो हर चीज को अनुच्छेद में वो नहीं कर सकते थे, तो कुछ चीजों को उन्होंने शेड्यूल बना के अप्लाई कर दिया है। तो भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूची थी। कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी, है ना। लेकिन उसके बाद वर्तमान में कितना है, प्रेजेंट में कितना है,
तो प्रेजेंट डे में 12 अनुसूची है। तो इसका मतलब है संविधान संशोधन के माध्यम से कितने अनुसूचियों को ऐड किया गया है? 4 ऐड किया गया है, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं, ये 4 जो अनुसूची है वो संविधान संशोधन के माध्यम। तो एक तो वो चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, उनका संविधान संशोधन आपको ध्यान रखना है और उनमें क्या क्या शामिल किया गया है वो ध्यान में रखना है। सबसे जो इंपॉर्टेंट अनुसूची है मैं आपको बता दूं, 4वीं 5वीं 6वीं, मतलब अगर शुरुआत के 1 2 3 को अगर हम लोग हटा दें तो उसके बाद की जितनी अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सिंपल भी है, वो आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जैसे पहली अनुसूची में क्या बात की गई है, फर्स्ट में जो फर्स्ट अनुसूची है उसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की बात की गई है ना, जो संघ और राज्य के जो नाम है वो पहली अनुसूची में है। दूसरे में क्या की गई है, सैलरी है, जितने भी संवैधानिक जो अधिकारी हैं तो उनके वेतन की बात की गई है, वो दूसरे अनुसूची में है। तीसरे में क्या है, ऑथ एंड एफर्मेशन है, यानी कि शपथ, शपथ का एक प्रारूप दिया गया है, शपथ का कि कोई भी प्राधिकारी है तो उनका जो प्रारूप है शपथ का वो तीसरे अनुसूची में है। चौथे में क्या है, सीट्स इन राज्यसभा एलोकेशन। देखिए भारत में जो राज्यसभा है ना उसमें सीटों का एलोकेशन हर राज्य में अलग अलग है, तो वो चौथी अनुसूची में वो बात की गई है। पांचवें में क्या की गई है, शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड एरिया की जो बात है वो पांचवी अनुसूची में। और छठवें में क्या की गई है, ट्राइबल एरियाज की बात की गई है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। जो छठवीं अनुसूची है उसमें ना कौन कौन से राज्य शामिल है आपको याद होना चाहिए, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम, 4 राज्य। इन 4 राज्य की मतलब आपको ये याद होना चाहिए, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट आते हैं 7वीं अनुसूची। देखिए 7वीं अनुसूची में क्या है, जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत या सेंटर स्टेट रिलेशन कह सकते हैं। 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूची है, एक है सेंट्रल लिस्ट या यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कंकरेंट लिस्ट। 3 लिस्ट बनाई गई है और 3 लिस्ट में अलग अलग विषय हैं, जिनमें अगर कोई चीज कोई विषय अगर वो यूनियन लिस्ट में है तो उस पर संघ कानून बनाएगी, संसद कानून बनाएगी। कोई विषय अगर स्टेट लिस्ट में है तो उस पर राज्य सरकारें कानून बनाएंगी, और अगर कोई विषय कंकरेंट लिस्ट में है उस पर संघ और राज्य दोनों कानून बनाएंगी। लेकिन यदि विवाद की स्थिति है उसमें संघ का कानून मतलब उसको वो माना जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा एक चीज देख लीजिएगा, यूनियन लिस्ट में वर्तमान में 100 विषय हैं, ये मूल रूप से 97 था बट अभी वर्तमान में ये 100 हो गया है। स्टेट लिस्ट में जो ये पहले 66 था, 66 था, अब ये वर्तमान में कितना है, 61 है। क्यों? क्योंकि इससे 5 सब्जेक्ट निकाल करके उसको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था, ठीक है। और कंकरेंट जो लिस्ट है, ये जो 47 विषय, ये 47 नहीं, ये 61, इससे 5 निकाल करके, स्टेट से 5 सब्जेक्ट निकाल करके इसमें, तो कंकरेंट लिस्ट में वर्तमान में कितने सब्जेक्ट हैं, 52 है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। मोटा मोटी आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कौन कौन सा देखिए जो नेशनल इंपॉर्टेंस वाले विषय जैसे फॉरेन हो गया, उसके अलावा डिफेंस का हो गया, है ना, एटॉमिक एनर्जी हो गई, ये सारी चीजें आपको यूनियन लिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। स्टेट में जो रीजनल चीजें हैं जैसे लॉ एंड ऑर्डर हो गया, है ना, सैनिटेशन हो गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गया, ये सारी चीजें, हेल्थ हो गया, तो ये आपको स्टेट में मिल जाएंगी। फिर फॉरेस्ट हो गया, एजुकेशन हो गया, ये आपको कंकरेंट लिस्ट में मिल जाएगी। जो 7वीं सूची के अलावा एक टॉपिक और है, देखिए कुछ विषय ऐसे हैं जो ना तो यूनियन में है, ना स्टेट में है, ना कंकरेंट लिस्ट में, तो वो क्या हो जाएंगे, रेसिड्यूरी लिस्ट में आ जाएंगे, अवशिष्ट। तो इसका जो वर्णन है संविधान की 7वीं अनुसूची में नहीं है। तो अवशिष्ट के अंतर्गत जितने भी विषय हैं उन पर जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो किनको है, यूनियन को है, यानी कि वो संसद को है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इसको है अवशिष्ट विषय पर संसद का, ये मेंशन है संविधान के आर्टिकल 248 में, 248, आपको 248 ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग जो 8वीं अनुसूची है। देखिए 8वीं अनुसूची में ना ऑफिशियल जो लैंग्वेज की बात की गई है, वर्तमान में कितने हैं ये ध्यान रखना है, 22 लैंग्वेज है। पहले मूल रूप से कितने थे, मूल रूप से थे 14 भाषाएं, और वर्तमान में हो गए हैं 22, यानी कि 8 जो ऐड किए गए हैं वो संविधान संशोधन के माध्यम से किए गए हैं, ठीक है ना। फिर है आपका 9th जो शेड्यूल है, उसमें क्या किया गया है,
कुछ एक्ट ऐसे डाले गए हैं जिनको मतलब पहले बोला गया था कि इनकी जो न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, बट बाद में ये प्रावधान किया गया है कि नहीं, 9th शेड्यूल में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर जो 1973 के बाद जो एड ऑन हुई है उनकी जुडिशियल जो है रिव्यू वो की जा सकती है यदि वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करती हैं उस कंडीशन पे। ठीक है, जो 10वां अनुसूची है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसको दल बदल कानून बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसका जो संविधान संशोधन ध्यान रखिएगा 52 52वां संविधान संशोधन है वो, ये ध्यान में रखना है। 11th वाला ध्यान रखिए पंचायती राज है, इसमें 73वां संविधान संशोधन किया गया था। और जो 12th है अर्बन लोकल बॉडीज है उसके लिए 74th अमेंडमेंट किया गया था। पंचायती राज में कुल 29 विषय हैं और जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उसमें 18 विषय हैं। तो ये स्टेटमेंट डाल के एक बार सीडीएस में शायद पूछा जा चुका है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अनुसूची के बारे में आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन 100% फ्रेम होने के चांसेस हैं। अगला है हम लोग का सेक्शन 5। देखिए पॉलिटी माइंड मैप्स हैं। ठीक है ना। अब इसका क्या उपयोग है पॉलिटी माइंड मैप्स का? देखिए कई बार यूपीएससी क्या करता है ना कि दो चीजों को जोड़ करके पूछने का प्रयास करता है कि ये चीजें फंडामेंटल राइट में है, ये डीपीएसपी में है ना। तो वो चीज आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से कुछ कॉमन चीजें हैं जो आपको प्रस्तावना में मिल जाएगा, वो आपको मौलिक अधिकार में भी मिलेगा, वो डीपीएसपी में मिलेगा। तो जो को रिलेशन है इनके बीच में वो आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए फंडामेंटल राइट कहां से कहां तक है? 12 से 35 तक के बीच में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 है, राइट टू फ्रीडम 19 से 22 है ना। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। डीपीएसपी का सेम चीज है, 36 से 51 के बीच में नॉट इनफोर्सेबल है, गाइड लॉ मेकिंग है। इसमें गांधीयन, सोशलिस्ट और लिबरल ये जो पूरे आर्टिकल है इनको 3 चीजों में डिवाइड किया गया है। इसको संविधान ने डिवाइड नहीं किया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर है फंडामेंटल जो ड्यूटीज है 4A में है, ये आर्टिकल 51A में है। 11 ड्यूटीज हैं। ओरिजिनल ये इसमें 10 था, एक को संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया है। ठीक है ना। अभी केवल इसमें एक बार संविधान संशोधन किया गया है, ये ध्यान रखना है। वो है 42वां संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा पर। ठीक है। अगला है देखिए यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है लेजिस्लेचर यानी कि जो पार्लियामेंट का हो गया। ठीक है ना। उसके बाद इसमें साथ स्टेट का भी होगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। लेजिस्लेचर में क्या है, लोकसभा, राज्यसभा है ना, कितने कितने मेंबर हैं। अभी देखिए साथ में ना जैसे अगर आप इसको पढ़ते हैं तो जो परिसीमन होता है वो भी आप बस से पढ़ें परिसीमन के बारे में। ठीक है। इसका जो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट होता है ये नाम मात्र की जो है कार्यपालिका होती है प्रेसिडेंट। आर्टिकल 52 में देखेंगे। पीएम जो होता है वो वास्तविक कार्यपालिका होता है, आर्टिकल 74, 75 है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो संघ के मामले में हो गया। राज्य के मामले में आप देखेंगे क्या है, गवर्नर होंगे, सीएम होंगे। गवर्नर को अपॉइंटमेंट कौन करता है, वो प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है ना। सीएम को कौन करता है, तो उसको राज्य के गवर्नर करते हैं। ये आप आर्टिकल जो 123 है ना, ऑर्डिनेंस की बात की गई है, ये है प्रेसिडेंट की। और 213 देखिए थोड़ा सा अंक इधर उधर कर देंगे तो आपको 123, 213 मिल जाएगा, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। प्रेसिडेंट रूल आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 356। नेक्स्ट है जुडिशरी के बारे में। देखिए जुडिशरी के बारे में क्या है, ये इंटीग्रेटेड है। तो हम लोग को सुप्रीम कोर्ट का पढ़ना है, कास्टोडियन है संविधान का, सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन याद रखना है, सेंटर स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करना। ये अपील का भी काम करती है सुप्रीम कोर्ट है ना, किसके माध्यम से, रीट के माध्यम से, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के माध्यम से। आर्टिकल 142 याद रखना है ना। इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट नॉट बाउंड बाय पार्लियामेंट लॉज, यानी कि जो संसद जो है ना कोई कानून बनाएगी तो अगर वो उसका जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। सेम चीजें हाई कोर्ट के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। फिर आप यहां से देखेंगे थोड़ा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, 73वां 74वां संविधान संशोधन। 73वें में पंचायती राज है जो कि पार्ट 9 में है। 74वें में नगर पालिका है जो पार्ट 9A में है। यहां कंफ्यूज नहीं होना है, 9 में 9A में कंफ्यूज नहीं होना है ना। एज देख लीजिएगा 21 ईयर्स फॉर पंचायत है ना। ये जो शेड्यूल की बात की, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल,
तो 5th शेड्यूल में शेड्यूल्ड एरिया अनुसूचित क्षेत्रों की बात की गई है। और जो 6th शेड्यूल में है ना, तो नॉर्थ ईस्ट में 4 राज्यों के नाम आपको ध्यान रखना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है ना। उनके कीवर्ड से आप लोग को ये अगर अपना कोई निमोनिक तैयार करना चाहते हैं तो वो भी कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सेक्शन है हम लोगों का, देखिए हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कवर किया है, ठीक है ना। यहाँ पे उस चीज की बात की गई है, एक तो हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, है ना, हम लोगों ने भी देखा अभी तक के एनालिसिस में, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना। फिर ये 2013 से 2018 का पीवाईक्यू हम लोग करेंगे, ठीक है ना। फिर रिवाइज करना है आर्टिकल हमको, ये पूरे आर्टिकल हम लोगों को ध्यान रखना है। उसका हम लोगों का उद्देश्य क्या है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ संवैधानिक वैल्यूज, जितने भी संविधान के मूल्य हैं उनको हम लोगों को क्या करना है, हमको प्रॉपर उसकी समझ होनी चाहिए, ठीक है। ये सब सारी चीजें तो हम लोग देख ही चुके हैं, फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, संघवाद, केंद्र और राज्य के बीच में जो रिलेशंस हैं, अनुसूची है ना, संवैधानिक संशोधन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये पूरे टॉपिक जो कवर किए गए हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट्स दिए गए हैं जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इनको देख लीजिएगा। जैसे पहला जो अमेंडमेंट है वो कब किया गया था, 1951 में, है ना। और उसमें क्या चेंजेस था, क्या अमेंडमेंट किया गया था, 9th शेड्यूल ऐड किया गया था। तो देखिए जो अनुसूची 12 है, मूल रूप से 8 थी, तो जो 9वां है वो पहले संविधान संशोधन के तहत 1951 में ऐड किया गया था। उसमें क्या किया गया था, कुछ जो लैंड रिफॉर्म कानून थे उनको शामिल किया गया था, किसमें, 9वीं अनुसूची में। और उसमें यह भी था कि इनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, बट 1973 के बाद ये प्रावधान था कि 9th शेड्यूल में अगर कोई लॉ को ऐड किया जाता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, किया जा सकता है कब, यदि वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करती हैं, उस बिहाफ पे किया जा सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला है 7वां अमेंडमेंट, ये कब किया गया था, 1956 में, है ना। उसमें क्या किया गया था, देखिएगा, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, यानी कि भाषाई आधार पर जो राज्यों का है वो पुनर्गठन किया गया था। और जो पहले प्रोसेस था ना कि पूरे राज्यों को ABCD के फॉर्म में जो बनाया गया था वो उसको रिमूव कर दिया गया था। 24वां अमेंडमेंट ध्यान रखिएगा, 1971। देखिए ईयर तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक मोटा मोटी यदि आपको ईयर याद है ना, कई बार इनडायरेक्टली आंसर निकल जाता है, ठीक है। तो ये चीज अगर मान लीजिए क्रोनोलॉजी बनाने के लिए आ जाएगा तो उस कंडीशन में आपको ये ईयर आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। 24वां जो अमेंडमेंट था वो था, पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। तो जो 24वां संविधान संशोधन था उसमें उसने संसद को ये पावर दे दी थी कि वो संविधान के किसी भी भाग को क्या कर सकती हैं, अमेंड कर सकती हैं, जिसमें फंडामेंटल राइट भी शामिल होगा। 42वां संविधान संशोधन, भाई देखिए ये संविधान 42 को क्या बोलते हैं, लघु संविधान भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कई सारे चेंजेस किए गए थे, ठीक है ना। कब किया गया था, ये डेट 1976 में। इसी समय आपातकाल भी लागू किया गया था। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं 42 को, ध्यान रखना है। इसमें क्या क्या ऐड किया गया, देखिए एक तो प्रियम्बल में भी बदलाव किया गया था। उस वक्त सोशलिस्ट यानी कि जो समाजवादी, सेक्युलर, पंथ निरपेक्षता, इंटीग्रिटी शब्द को प्रियम्बल में ऐड किया गया था। उसके बाद डीपीएसपी प्रिंसिपल्स में भी कई सारी चीजों को ऐड ऑन किया गया था। इक्वल पे, है ना, फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन जैसी जो कॉन्सेप्ट है वो इंक्लूड की गई थी। फिर इसमें फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड किया गया था। फंडामेंटल ड्यूटी को 42 अमेंडमेंट के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था, ठीक है। 44th, अब देखिएगा 42 जितना इंपॉर्टेंट है लगभग उसी लेवल का 44th भी जरूरी है। क्यों, क्योंकि 42 के माध्यम से कई सारी ऐसी चीजें संविधान में ऐड की गई थी ना, तो बाद में उसको 42 के माध्यम से हटाया भी गया था। कई सारी चीजों को हटाया गया था, कुछ चीजों को यथावत रखा गया था। अब इसमें क्या किया गया था, ये 1978 में की गई थी मोरारजी देसाई सरकार के दौरान। क्या रिस्टोर क्या किया गया था कि राइट टू प्रॉपर्टी, यानी जो संपत्ति का अधिकार है उसको फंडामेंटल राइट से हटा करके लीगल राइट बनाया गया था। फिर उसके बाद जो डीपीएसपी में क्या जो 38वां 39वां है ना, उसमें मतलब 38 39 जो अमेंडमेंट है उनको रिवर्स कर दिया गया था। यही जो मैं बात कर रहा हूं, राइट टू लाइफ कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन इन इमरजेंसी। अब देखिएगा ये प्रावधान किया गया था कि जो राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 21
तो इसको कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, इवन इमरजेंसी में भी नहीं सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे 52 अमेंडमेंट, ये कब किया गया था? 1985 में किया गया था। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल जो कानून था, दल बदल कानून, ठीक है ना। तो 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये दल बदल से संबंधित है, ये पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 61वां जो संविधान संशोधन 1988 में, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मतदान का जो अधिकार है ना, वो उसकी उम्र जो 21 वर्ष थी उसको घटा करके 18 किया गया था, वो इसी अमेंडमेंट के माध्यम से किया गया था। देखिए 73वां 74वां तो हम लोग काफी डिटेल से थोड़ा आज यहाँ डिस्कस कर ही लिए हैं, तो इस पर हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे। 86 ध्यान रखिएगा, 86 2002 में किया गया था और ये राइट टू एजुकेशन से संबंधित है। 86 के माध्यम से आर्टिकल 21 यानी कि फंडामेंटल राइट में भी संशोधन किया गया था और डीपीएसपी में भी संशोधन किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटीज तीनों में, देखिए अगर सवाल पूछ दे कि 86 संविधान संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित में से किसमें संविधान संशोधन किया गया, ऑप्शन में दे देगा क्या? प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, और ऑप्शन में देगा केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4। तो ध्यान रखिएगा 86वें संविधान संशोधन से प्रस्तावना में कोई बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन तीनों में किए गए थे, फंडामेंटल राइट में भी, डीपीएसपी में भी और एफडी में। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल 3। तो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकती है, इस चीज का आप लोग ध्यान में रखिएगा। 91वां जो संविधान संशोधन था 2003 में, तो क्या किया गया था? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, संघ के मामले में भी राज्य के मामले में, उन पे एक कैप लगा दिया गया था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, तो संघ के मामले में लोकसभा का और राज्य के मामले में जो है विधानसभा का 15% से ज्यादा नहीं हो सकता, 15% से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। 99 तो एनजेएसी से संबंधित है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसको रिमूव कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने बाद में। 101 ये 2016 में किया गया था, इसके तहत जीएसटी जो है वस्तु एवं सेवा कर परिषद को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो ये ध्यान रखना, जीएसटी जो है, जीएसटी जो परिषद है वो भी संवैधानिक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, संवैधानिक निकाय है, ठीक है। ये आर्टिकल देख लीजिएगा 246A, 269A, 279A, तो जो जीएसटी परिषद है वो इसी में है, 279A में। नेक्स्ट चलते हैं, वर्तमान में जो संविधान संशोधन है ना, ये आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा, है ना। 103, 104, 106 ये जो है ध्यान रखिएगा। ये 106 तो इसको नारी शक्ति वंदन अभिनंदन भी बोला जाता है। इसमें जो भी प्रावधान है ना आरक्षण से संबंधित है वो अवश्य याद रखिए, कितने कितने % कहाँ बात की गई है वो ध्यान में रखने वाली बात है। और 103 तो ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। और जो 104 है वो क्या किया गया है कि जो SC/ST कैटेगरीज है उनको लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में जो उनके रिजर्वेशन की बात है तो वो एक्सटेंड किया गया था, और एंग्लो इंडियन को जो नॉमिनेटेड होते थे पहले उनको रिमूव कर दिया गया। तो 104 वाला ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है हम लोगों का, ये देखिएगा, ये लास्ट मिनट का क्विक रिकॉल है, क्या क्या करना है हम लोगों को। पावर मैटर, ये जो है मनी बिल हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, संविधान संशोधन हो गया, ज्वाइंट सिटिंग हो गया, ऑल इंडिया सर्विस है ना, डिसोल्यूशन है, फाइनेंशियल बिल है, अप्रूवल ऑफ इमरजेंसीज है 352, इन सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और इनके बारे में पावर क्या क्या है, जैसे लोकसभा के मामले में, राज्यसभा के मामले में क्या क्या पावर है। तो जब हम लोग मनी बिल की बात करेंगे तो एक्सक्लूसिव पावर है लोकसभा को, बट राज्यसभा को ऐसा नहीं है, वो केवल रिकमेंडेशन दे सकती है। फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन सेम चीज है, लोकसभा कैन पास और रिजेक्ट, बट ये चीज राज्यसभा को नहीं है। नहीं है का सिंपल सा रीजन क्या है कि जो मंत्री परिषद होती है ना वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना कि राज्यसभा के लिए। फिर जब संविधान संशोधन की बात करेंगे तो यहाँ पे दोनों को, मतलब वो लोकसभा में भी पास कराना पड़ेगा स्पेशल मेजोरिटी से, और वो राज्यसभा में। तो समझिए संविधान संशोधन के मामले में दोनों को बराबर पावर है। ज्वाइंट सिटिंग, तो इसको जो लोकसभा की स्पीकर इसके अध्यक्ष होते हैं, है ना। और ये चीज आप ध्यान रखना, कैन नॉट बी समेंड फॉर मनी बिल और संविधान संशोधन, मतलब संविधान संशोधन और धन विधेयक के मामले में ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती। न्यू ऑल इंडिया सर्विस, इस ऑल इंडिया सर्विस के मामले में राज्यसभा को ज्यादा पावर है, ठीक है ना। नो एक्सक्लूसिव पावर लोकसभा को नहीं है।
है ना, एक्सक्लूसिव पावर है। आर्टिकल 312 अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। डिसोल्यूशन कैन बी डिसॉल्व बाय प्रेसिडेंट, मतलब लोकसभा को क्या होता है कि प्रेसिडेंट उसको डिसॉल्व कर सकती है, विघटन कर सकती है, बट राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। उसके मेंबर जरूर एक समय के बाद रिटायर हो जाते हैं, बट राज्यसभा हमेशा रहती, वो स्थायी सदन है। फाइनेंशियल बिल इंट्रोड्यूस कैन बी अमेंडेड बाई राज्यसभा, ठीक है ना, ये चीज है। फाइनेंशियल बिल में लोकसभा राज्यसभा को ठीक ठाक पावर है। अप्रूवल ऑफ इमरजेंसी आर्टिकल 352 बोथ हाउसेज विद इन 1 मंथ, है ना, वही ठीक 1 महीने के अंदर दोनों सदनों से मतलब उन लोगों को अप्रूवल मिलना चाहिए, ठीक है, किसके मामले में, इमरजेंसी के मामले में। तो ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं जो आपके पेपर के लिए, है ना, जरूरी है। यहाँ पे कंपैरिजन है, जो इमरजेंसी प्रोविजन है उसका कंपैरिजन किया गया है। जैसे ग्राउंड भी बताए गए हैं कि अगर 352 अप्लाई होगा तो उसके आधार क्या क्या हो सकते हैं, है ना, प्रेसिडेंट का क्या रोल रहेगा, मतलब प्रेसिडेंट रूल में, राष्ट्रपति शासन में क्या होगा, और फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या होगा। तो ये देख लीजिएगा, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन या अगर सशस्त्र विद्रोह हो जाए तब नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अप्रूवल के बारे में देख लीजिएगा, दोनों हाउसेस से चाहिए अप्रूवल 1 मंथ के अंतर्गत, है ना, और स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए। ड्यूरेशन देख लीजिएगा 6 मंथ का होता है, और इसके बाद उसको फिर, है ना, अनंत टाइम तक उसको बढ़ाया जा सकता है। और फंडामेंटल राइट पर क्या होगा ये देख लीजिएगा, आर्टिकल 19 जो है ना, वो वार और एग्रेशन के टाइम में इसको रिमूव किया जा सकता है, बट 20 और 21 ये किसी भी स्थिति में रिमूव नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। फिर ये तो नेशनल इमरजेंसी की बात हो गई। अगर प्रेसिडेंट रूल, देखिए प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है, जब फेलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, अगर राज्य में ऐसी कोई स्थिति बन जाए कि जो संवैधानिक जो मशीनरी अगर वो फेल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ठीक है। दोनों हाउसेस से समर्थन चाहिए 2 मंथ के अंतर्गत सिंपल मेजोरिटी में। इसके लिए जैसे अगर नेशनल इमरजेंसी के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, बट प्रेसिडेंट रूल के लिए सिंपल मेजोरिटी से काम चल जाएगा। ये 6 मंथ का होता है टाइम, मैक्सिमम 3 ईयर्स, ये ध्यान रखना है। फंडामेंटल राइट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अगर राष्ट्रपति शासन है तो फंडामेंटल राइट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेम चीज ध्यान रखना है फाइनेंशियल इमरजेंसी पर, क्या है, अगर हम लोगों की देश की जो वित्तीय जो स्थिरता है या उसके साख पर अगर कोई प्रभाव है, कोई खतरा है, तो उस कंडीशन पे आर्टिकल 360 का उपयोग किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट बात यह कि अभी तक यूज नहीं किया गया आर्टिकल 360, है ना। दोनों हाउसेज में क्या चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ये ध्यान रखना है, सिंपल मेजोरिटी। स्टेटमेंट में क्लियर यूपीएससी डाल के पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। नो मैक्सिमम पीरियड स्पेसिफाइड, जैसे यहाँ पे टाइम है ना 6 मंथ है, यहाँ पे भी 6 मंथ है, मैक्सिमम 3 साल के लिए है, बट फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं बताई गई है। और अगर आर्टिकल 360 का प्रयोग होता है ना, तो वो फंडामेंटल राइट पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीजें ऐसे हैं, यहाँ पे कुछ चीजों को लिखा गया है कि जो यूपीएससी बार बार पूछती है, जैसे मनी बिल के बारे में, राइट टू प्राइवेसी के बारे में, है ना, प्रियम्बल से इंपॉर्टेंट जितनी चीजें हैं वो, एंटी डिफेक्शन लॉ हो गया, 22वां जो संविधान संशोधन हो गया, उसके अलावा नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, राइट टू प्रॉपर्टी हो गया, डीपीएसपी हो गया, संविधान संशोधन हो गया, और जो ऑर्डिनेंस वगैरह है, तो ये सब सारी चीजें यूपीएससी कई बार पूछ चुकी है, ठीक है। तो ये देखिए अभी तक का ये हम लोगों का आज का पॉलिटी का एनालिसिस था। नेक्स्ट जो एनालिसिस का होगा वो होगा पर्यावरण पर, ठीक है ना, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पीवाईक्यू। कोशिश करेंगे कि इसको 7 से 10 क्लास में कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि आप लोगों के पेपर के लिए ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो आप लोग अब अच्छे से तैयारी करिएगा, ठीक है ना। और ये पूरा मटेरियल पाने के लिए आपको एम स्टडी सर्किल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपके पेपर के लिए कम टाइम में आपको ज़्यादा, मतलब इतना कंटेंट आपको मिलेगा कि आपको प्री निकालने के लिए सफिशिएंट होगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।